हाय कोडर्स। मेरा नाम संजय है और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 88 जो कि है मर्ज सॉर्टेड एरे। सो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कहता है। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज नम्स 1 एंड नम्स 2 sorted in non-decreasing order and two integers m and n representing the number of element in nums 1 and nums 2 respectively। मतलब हमें दो इंटीजर एरे दिए गए हैं नम्स 1 और नम्स 2 जो कि सॉर्टेड हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है, लेकिन उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए इसे सिंपली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग नहीं होता है। तो वी कैन टेक वन एग्जांपल लाइक 1 2 2 3। तो अगर हम देखिए 1 2 2 3 1 2 2 3, सो 1 2 2 3 कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे इंक्रीजिंग एरे या इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं कह सकते। तो इसीलिए सिंस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे नहीं है, हमने इसे नाम दिया है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो हमें दो एरे दिए गए हैं नम्स 1 और नम्स 2 जो कि सॉर्टेड हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। नम्स 1 की लेंथ है m और नम्स 2 की लेंथ है n। ये टोटल लेंथ नहीं है, ये है वैलिड एलिमेंट्स की लेंथ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स 1 एंड नम्स 2। मर्ज नम्स 1 एंड नम्स 2 इनटू सिंगल एरे सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें मर्ज करना है नम्स 1 को और नम्स 2 को एक सिंगल एरे में जो कि सॉर्टेड हो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन। हमें फाइनल सॉर्टेड एरे को रिटर्न नहीं करना है, बट इंस्टेड बी सॉर्टेड इनसाइड द एरे नम्स 1। लेकिन ये नम्स 1 में ही स्टोर होना चाहिए। टू accomplish this, nums 1 has length of m plus n, where the first m elements denote the elements that should be merged and the last n elements are set to 0। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हमारी नम्स 1 की लेंथ है m प्लस n, जहाँ पर m एलिमेंट्स को हमें मर्ज करना है और n एलिमेंट्स आगे से 0 हैं जिनको हमें दूसरे एलिमेंट से सेट करना है। मतलब अगर नम्स 1 में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, नम्स 2 में 3 एलिमेंट हैं 2 5 6, तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो एरे है वो ऐसा दिखना चाहिए। मतलब ये बाकी के जो 3 एलिमेंट हैं इनकी जगह वैलिड एलिमेंट आ जाएं जो या तो नम्स 1 के हों या तो नम्स 2 के हों। एंड लास्ट एंड एलिमेंट्स आर सेट टू 0 एंड शुड बी इग्नोर्ड। तो इन 3 एलिमेंट को हमको इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट हैं ये बस बाकी एलिमेंट्स जो कि नम्स 2 और नम्स 1 के प्रोसेसिंग के लिए हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं नम्स 1 में 3 वैलिड एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इन 3 एलिमेंट्स को हमको इग्नोर करना है। नम्स 2 में 3 एलिमेंट्स हैं 2 5 6। तो इनके प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो एरे होगा वो ऐसा दिखना चाहिए 1 2 2 3 5 6। और सेम एग्जांपल दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं नम्स 1 में केवल एक ही एलिमेंट है 1, वेयर m इक्वल टू 1, और नम्स 2 में कोई भी एलिमेंट नहीं है n इक्वल टू 0। तो अगर नम्स 2 में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इस केस में हमें सीधे सीधे नम्स 1 के एलिमेंट को रिटर्न कर देना है। तीसरा एग्जांपल है नम्स 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि m इक्वल टू 0 मतलब नम्स 1 में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसे हमें प्रोसेस करना है, और यहाँ पर जो 0 दिख रहा है इसके बदले में जो भी वैलिड एलिमेंट्स हैं नम्स 2 के, मीन्स नम्स 2 के सारे एलिमेंट्स ही वैलिड होंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं नम्स 2 के वो इस पर आ जाने चाहिए। तो आई होप द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन इज क्लियर। अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल लेंगे i, j एंड k। तो यहाँ है 1 2 3 0 0 0, 1 2 3 0 0 एंड 0।
ओके, सो हम यहाँ 3 वेरिएबल लेंगे, आई, जे एंड के। आई जो है वो ये बताएगा कि हम nums1 के एंडिंग एलिमेंट पे हैं, और जे ये बताएगा कि हम nums2 के एंडिंग एलिमेंट, एंडिंग अनप्रोसेस्ड एलिमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि लास्ट अनप्रोसेस्ड एलिमेंट। सो आई लास्ट अनप्रोसेस्ड एलिमेंट पर है nums1 के, जे लास्ट अनप्रोसेस्ड एलिमेंट है nums2 के। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे लास्ट टू अनप्रोसेस्ड एलिमेंट ऑफ बोथ द अरेज। ठीक है, तो nums1 का लास्ट अनप्रोसेस्ड एलिमेंट क्या है, 3 है। nums2 का लास्ट अनप्रोसेस्ड एलिमेंट है 6। सो 3 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो हम 6 को प्रोसेस करेंगे और हम k को डिक्रीमेंट कर देंगे, और साथ ही साथ सिंस ये एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है हम इसको भी डिक्रीमेंट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे लास्ट टू अनप्रोसेस्ड एलिमेंट ऑफ बोथ दिस एरे, जो कि है 5 और 3। तो हम क्या करेंगे, विच इज़ ग्रेटर, 5 इज़ ग्रेटर, सो वी वुड प्रोसेस 5। तो हम यहाँ पर 5 को प्रोसेस कर देंगे, के को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, और साथ ही साथ जे को हम डिक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि जे प्रोसेस हो चुका है। अब हम चेक करेंगे nums1 आई एंड nums2 जे में से कौन बड़ा है। तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, इसका मतलब हम यहाँ पर 3 को सेट कर देंगे। अब 3 को हमने सेट किया, सो nums के इस प्रोसेस नाउ, इसे हम डिक्रीमेंट कर देंगे, और आई को हम डिक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि इस अब की बार हमने आई को प्रोसेस किया है। अब हम चेक करेंगे nums1 आई एंड nums2 जे कौन बड़ा है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, हम nums आई को प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, nums1 के में हम 2 को असाइन करेंगे, के को डिक्रीमेंट करेंगे, और हमने आई को प्रोसेस किया है तो हम आई को डिक्रीमेंट करेंगे। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, nums आई और nums जे। इनमें से कौन बड़ा है, nums2 जे बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को असाइन करेंगे, और चूँकि हम इस पोजीशन को प्रोसेस कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2 को इस पोजीशन पे असाइन करेंगे और इस के को डिक्रीमेंट करेंगे, और साथ ही साथ हमने nums जे को प्रोसेस कर लिया है तो हम जे को डिक्रीमेंट करेंगे। अब चूँकि जे जो है वो हमारे इंडेक्स से बाहर हो रहा है, विच इज़ -1, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स nums1 के हैं उनको वहीं पर रहने देंगे और कोई प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई एलिमेंट्स nums2 का प्रोसेस करने के लिए नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया फॉर एग्जाम्पल 1। अब चेक करते हैं दूसरे एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि nums1 का जो एरे है उसमें एक एलिमेंट है, नहीं, आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। ओके, सो nums1 में एक ही एलिमेंट है 0, और जो कि वैलिड एलिमेंट नहीं है, बिकॉज इफ़ यू कैन सी m इक्वल टू 0। सो ये हमने इस एग्जाम्पल से कॉपी किया है। nums1 इक्वल टू 0 वेयर m इक्वल टू 0 मीन्स nums1 में 0 तो है लेकिन वैलिड एलिमेंट्स जो हैं वो m इक्वल टू 0 है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि 0 शुड बी इग्नोर्ड इन nums1। तो यहाँ पर जो वैलिड एलिमेंट्स की काउंट है वो है 0, और nums2 में केवल एक ही एलिमेंट है। तो nums2 में अगर केवल जो भी एलिमेंट होता है और nums1 में वैलिड प्रोसेसिंग एलिमेंट जो होता है वो 0 है, तो इस केस में हमको क्या करना है कि nums2 के जितने भी एलिमेंट हैं उनको सिंपली nums1 में डाल देना है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि i जो है वो चूँकि -1 होगा। अब i -1 क्यों होगा, क्योंकि i शुड बी ऑलवेज लेस देन टोटल काउंट्स ऑफ nums1। तो nums1 का काउंट है m इक्वल टू 0, तो i जो है वो -1 में होगा, और j जो है वो 0 होगा, क्योंकि j में nums2 में n की वैल्यू जो है वो 1 है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर nums1 में कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसे हमको प्रोसेस करना है। तो हमको सीधे सीधे जो भी एलिमेंट nums2 में है उसको प्रोसेस करके nums1 पे डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, nums1 के इक्वल टू 1, के को डिक्रीमेंट कर लेंगे
और जे को डिक्रीमेंट कर लेंगे। तो बस ये प्रोसेस है। अब देखते हैं हम इसे प्रोग्रामेटिकली सॉल्व कैसे करेंगे। सो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना है कि nums1 में nums2 में वैलिड एलिमेंट्स हैं कि नहीं। तो इफ़ nums2 डॉट लेंथ इक्वल टू 0 और nums2 इक्वल टू नल, मतलब अगर nums2 में कोई भी वैलिड एलिमेंट नहीं है तो फिर हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं। उस कंडीशन में हमें कोई प्रोसेसिंग करनी ही नहीं है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कंपैरिजन का, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स nums1 से भी हैं और nums2 से भी हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे i जो कि पॉइंट करेगा m-1 इंडेक्स को, दूसरा वेरिएबल लेंगे j जो कि पॉइंट करेगा n-1 इंडेक्स को, तीसरा वेरिएबल लेंगे k जो कि पॉइंट करेगा nums डॉट लेंथ -1 इंडेक्स को। nums डॉट लेंथ -1 इंडेक्स को क्योंकि हमको इस इंडेक्स से प्रोसेसिंग करनी है। तो nums1 डॉट लेंथ इक्वल टू 6 हो गया, 6 - 1 इक्वल टू 5 एंड 5 इज द इंडेक्स ऑफ दिस पोजिशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग करना। तो प्रोसेसिंग करने के लिए हमको क्या चेक करना है कि i जब तक 0 से बड़ा हो और j जब तक 0 से बड़ा हो, तब तक हम कंपैरिजन करते जाएंगे दोनों एरे का। यहाँ पर हमने एंड कंडीशन क्यों लगाया, क्योंकि हमको चाहिए कि दोनों इंडेक्सेस वैलिड हों। अगर कोई एक इंडेक्स भी फेल होता है तो हमारा जो सिस्टम है वो आउट ऑफ बाउंड दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जांपल से हम चेक कर सकते हैं कि अगर मान लिए जे जो है वो इधर चला गया इंडेक्स से इस साइड, तो हमको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। या अगर आई इंडेक्स से इस तरफ चला गया, 0th इंडेक्स से इस तरफ, तो हमें कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होंगे। अगर आई इस तरफ चला गया तो हमें जे के एलिमेंट्स को इसमें इंसर्ट करने हैं। अगर जे इस तरफ चला गया तो हमें प्रोसेसिंग पूरी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास और कोई एलिमेंट्स कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन से चेक करते हैं कि nums i इज़ ग्रेटर दैन nums j। यहाँ पर हम ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में हम i के एलिमेंट को लेते हैं और उसे nums k में असाइन करते हैं। हम अगर चाहें तो nums i ग्रेटर दैन nums j भी कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। तो nums k इक्वल टू nums i। अब यहाँ पर हमने एक गलती की है, वो ये है कि ये nums1 डॉट लेंथ होगा, ये nums1 का i है और nums2 का j है। ठीक है, दूसरा चीज़ हमको ये करना है कि जैसे हम एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके बाद फिर k को डिक्रीमेंट करना है, और जिस भी इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, अगर i को प्रोसेस कर रहे हैं तो i को डिक्रीमेंट करना है, अगर हम j को प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर j को डिक्रीमेंट करना है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं जो केवल nums2 में हैं और nums1 पे नहीं है, तो उस कंडीशन में nums2 के सारे एलिमेंट nums1 पे चले जाने चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपली एक और लूप जोड़ देंगे जो ये बोलेगा कि अगर हमारा j जो है वो अभी भी 0 से बड़ा है तो हमारा nums1 का k उस nums2 के j से वैल्यू उठाते रहेगा। सो सिंपली ये असाइन करते रहेगा nums1 k में nums2 j की वैल्यू, जो कि इस तरीके की होगी। यहाँ से एलिमेंट उठाओ और यहाँ डालो, तो nums1 k इक्वल टू nums2 j, और जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी k को डिक्रीमेंट कर देंगे और j को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये तीन कंडीशंस आई होप क्लियर होगी। पहला कंडीशन हमें चेक करना है कि nums2 में एलिमेंट्स हैं कि नहीं हैं।
अगर नम्स 2 में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमें फिर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन, अगर हमारे पास नम्स 1 में भी एलिमेंट है, नम्स 2 में भी एलिमेंट है, तो हमें बस चेक करना है कि नम्स 1 का आई जो है वो नम्स 2 के जे से बड़ा है या बराबर है। अगर नम्स 1 का आई जो है वो बड़ा है या बराबर है तो नम्स 1 के में हमें नम्स 1 के आई को इंसर्ट करना है, नहीं तो नम्स 1 के में हमें नम्स 2 के जे को इंसर्ट करना है और उसके बाद फिर उनको डिक्रीमेंट करना है। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारा नम्स 1 का आई जो है वो कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है और नम्स 1 का जे बाकी है, तो हमें नम्स 1 के जे के जितने भी एलिमेंट हैं उनको नम्स 1 के पे इंसर्ट करना है। ओके, सो ये है हमारा सॉल्यूशन। लेट्स चेक अगर हमारा प्रोग्राम सही है और सैम्पल टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। नम्स 2, सो दिस इज नम्स 2। ओके, तो हमारा प्रोग्राम सैम्पल टेस्ट केसेस पास कर चुका है। नाउ वी विल सी अगर हमारा प्रोग्राम सारे टेस्ट केसेस पास करता है या नहीं करता। ओके, सो दिस पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम चेक करते हैं कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने एक वाइल लूप लिया है जिसपे हम आई और जे के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करके चेक कर रहे हैं। आई और जे मीन्स आई सारे एलिमेंट्स नम्स 1 के और जे सारे एलिमेंट्स नम्स 2 के। तो अगर नम्स 1 में एलिमेंट्स का काउंट m है और नम्स 2 में एलिमेंट का काउंट n है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ m+n। अगर कुछ एलिमेंट j के बच जाते हैं तो वो इस लूप में पूरे होते हैं। तो जो टोटल काउंट होगा वो यहाँ पर अगर कुछ एलिमेंट बच जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ m+n-k होगा और वो जो k है वो यहाँ पर प्रोसेस होगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ m+n। और चूँकि हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को नम्स 1 में ही प्रोसेस कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।